नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ जो हमने टेस्ट सीरीज साइकोलॉजी की आपके लिए चलाई हुई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से आज एक क्वेश्चंस की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चंस है वो रहेंगे विकास और वृद्धि से रिलेटेड। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को करते स्टार्ट। और देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वृद्धि का मुख्य संबंध किससे है, ग्रोथ का मुख्य संबंध किससे है, व्यवहार में परिवर्तन से, शारीरिक आकार एवं संरचना में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, भावनात्मक परिपक्वता। तो ध्यान रखेंगे बात किसकी हो रही है, ग्रोथ की हो रही है, वृद्धि की हो रही है। और वृद्धि में क्या होता है, शारीरिक आकार या संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए, वृद्धि जो होती है वो किसका हिस्सा है, विकास का ही एक भाग है क्या, वृद्धि। और वृद्धि में क्या होता है, शरीर में परिवर्तन होते हैं, यानी कि लंबाई, शरीर की लंबाई, वजन, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो देखिए, जो शरीर की लंबाई है इसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। वजन को क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है। यानी कि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो वृद्धि का मुख्य संबंध किससे होता है, शरीर से होता है, शरीर में होने वाले परिवर्तन से होता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, विकास डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी होती है, केवल शारीरिक, केवल मानसिक, बहुआयामी और निरंतर, केवल सामाजिक। तो देखिए, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है विकास की। और विकास के कितने क्षेत्र होते हैं, देखिए विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। अगर हम इनके क्षेत्रों की बात करें, आयामों की बात करें, तो विकास के जो क्षेत्र है वो रहेंगे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो देखिए, विकास के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो विकास के जो है केवल शारीरिक नहीं होता, केवल मानसिक नहीं होता, केवल सामाजिक नहीं होता, क्योंकि विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न क्षेत्र होते हैं। और विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है जो कब से कब तक, गर्भावस्था से कहाँ तक, मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे, विकास बहुआयामी है और निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, दोनों समान अर्थ रखते हैं। वृद्धि केवल गुणात्मक होती है, विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। विकास केवल जन्म के बाद कुछ वर्षों तक होता है। तो ध्यान रखिएगा, विकास के जो है समान अर्थ नहीं होते दोनों के, वृद्धि और विकास दोनों के समान अर्थ नहीं होते हैं। और वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, गुणात्मक ये नहीं होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। वृद्धि किस में होती है, शरीर में होती है। तो ये कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। विकास केवल जन्म के बाद कुछ वर्षों तक होता है, तो नहीं, विकास कब से कब तक, बात कर ली है गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो ये भी गलत रहेगा। विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते, बिल्कुल सही, क्योंकि वृद्धि भी किसका हिस्सा है, विकास का ही हिस्सा है। और विकास में कैसे वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, क्योंकि उनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं।
और विकास में जो परिवर्तन होते हैं जैसे कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, उनको क्या कहेंगे? गुणात्मक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि उनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो विकास में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वृद्धि भी विकास का भाग होती है। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट, बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा शामिल है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, केवल विद्यालय, केवल मित्र या फिर केवल खेल? तो देखिए, जो वंशानुक्रम और वातावरण है ये बालक को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और इसके वातावरण में ही कौन शामिल होता है? विद्यालय शामिल है, खेल शामिल है, इसके मित्र शामिल है, साथ में ही परिवार, आस पड़ोस। तो बालक के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम करता है, यानी कि माता पिता से जो विशेषताएं मिलती है, इसको माता पिता से प्राप्त विशेषताएं, जो क्षमताएं मिलती है वो प्रभावित करते हैं इसके विकास को, बालक के विकास को। साथ में ही उसका वातावरण उसको प्रभावित करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर जो है ए रहेगा। नेक्स्ट, विकास की कौन सी विशेषता सही है? विकास अचानक होता है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित है। तो देखिए, विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित नहीं है, विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होने वाली निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है? तो बिल्कुल नहीं, विकास की जो गति है वो प्रत्येक बालक में भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने आप में एक दूसरे से भिन्न होता है। तो विकास की गति कैसी होती है? बच्चों में भिन्न होती है। विकास अचानक होता है? तो बिल्कुल नहीं, विकास अचानक नहीं होता है, ये चरणों में होता है। तो विकास जो है अचानक नहीं होता है। विकास कैसे होता है फिर? विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, जो कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है। विकास की ये कौन सही विशेषता? यही है। तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, विकास सामान्यतः किस दिशा में होता है? सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, किसी निश्चित दिशा में नहीं। तो देखिए, विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, ये तो गलत है, क्योंकि विकास की दिशा होती है। विकास बाहर से अंदर की ओर नहीं होता, तो फिर कैसे होता है? अंदर से बाहर की ओर होता है। अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास पैर से सिर की ओर, विकास पैर से सिर की ओर नहीं होता है, तो फिर कैसे होता है? विकास होता है सिर से पैर की ओर। देखिए, विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले जो है बालक अपने किस पर? सर पर नियंत्रण करता है। इसके बाद बालक अपने धड़ पर नियंत्रण करता है, और धड़ पर नियंत्रण करने के बाद बालक सबसे बाद में लास्ट में अपने पैरों पर नियंत्रण करता है। ध्यान रखिएगा, एक छोटा बच्चा जो बिस्तर पे लेटा है, अभी 3-4 महीने का ही है, तो वो आवाजें सुनकर अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है, धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊपर उठाने लगता है। तो सबसे पहले बालक अपने गर्दन पर जो है नियंत्रण प्राप्त करता है। फिर विकास किसका होता है? धड़ का होता है। जैसे ही बालक 5-6 महीने का होता है तो वो बैठना सीख जाता है, तो बाद में विकास किसका होता है? उसके धड़ का होता है। इसके बाद बालक जैसे ही लगभग 10 से 12 माह का होता है, 10 से 12 माह का जैसे ही बालक होता है, वो खड़ा होना सीख जाता है। यानी कि सर के बाद धड़ का विकास होता है, और धड़ के बाद पैरों का विकास होता है। 10 से 12 माह का बालक चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है, कूदना सीख जाता है, दौड़ना लग जाता है। तो देखिए, विकास कैसे होता है? सिर से लेकर पैरों की ओर होता है। ध्यान रखिएगा, विकास की जो दिशा है वो कैसी है? सिर से पैर की ओर। आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, सिर से पैर की ओर
किस सिद्धांत को, सिर से पैर की ओर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? निकट दूर सिद्धांत, शीर्षाभिमुख सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। तो देखिए सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसके बारे में हमने बात कर ली है, और इस जो है विकास को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख सिद्धांत कहते हैं। नाम याद रखिएगा, शीर्षाभिमुख सिद्धांत में सिर से पैरों की ओर बालक का विकास होता है, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, निकट से दूर की ओर विकास को किस सिद्धांत से संबंधित माना जाता है? शीर्षाभिमुख सिद्धांत, निकट दूराभिमुख सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर कहे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो देखिए शीर्षाभिमुख सिद्धांत की बात कर चुके हैं। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। बात किसकी हो रही है? निकट से दूर की ओर विकास। ये किस में होता है? नाम से ही पता लग रहा है, निकट दूराभिमुख सिद्धांत इसको हम कहेंगे। इसमें बालक का जो विकास है वो कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो बालक का विकास है सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का होता है, बालक के धड़ का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। फिर बालक के रीढ़ की हड्डी के पास वाले जो अंग है जैसे कि बाहें, टांगे, इनका विकास होता है। सबसे पहले बालक जो है रीढ़ की हड्डी का विकास होगा इस सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद हाथों, इनका बाहों का विकास होगा, यानी कि पूरे हाथों का प्रयोग करना बालक सीखता है, पूरे पैरों का प्रयोग सीखता है। और सबसे लास्ट में दूर के जो अंग होते हैं यानी कि हाथ, उंगलियां, बालक की जो हाथ है, उंगलियां है, पैर है जो बालक के, उनका जो है प्रयोग करना सीखता है। यानी कि सबसे पहले बालक की जो रीढ़ की हड्डी के पास वाले अंग है, बड़ी मांसपेशियों का इसमें विकास होता है। उसके बाद छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? निकट से बाहर की ओर इसमें विकास होता है। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? निकट दूराभिमुख सिद्धांत। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन विकास का एक क्षेत्र है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास या फिर उपयुक्त सभी। देखिए विकास के बारे में हमने बात कर ली है। विकास के क्षेत्र में शारीरिक विकास संबंधित है, ये भी इसका क्षेत्र है। संज्ञानात्मक विकास कहे, मानसिक विकास कहे, ये भी विकास का क्षेत्र है। साथ में ही सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये भी क्या है? विकास के क्षेत्र है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, बालक के विकास में परिपक्वता का क्या महत्व है? इसका कोई महत्व नहीं है। यह विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। यह केवल सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। यह केवल भाषा विकास को रोकती है। तो देखिए भाषा विकास को नहीं रोकती है, केवल और केवल ये सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। और इसका महत्व होता है, ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई महत्व नहीं है। तो यह विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। देखिए परिपक्वता क्या है? एक प्राकृतिक व जन्मजात प्रक्रिया है। जन्मजात प्रक्रिया है जो स्वयं ही होती रहती है। देखिए परिपक्वता एक प्राकृतिक और जन्मजात प्रक्रिया है जो स्वयं होती रहती है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वो परिपक्व होता जाता है। उम्र के साथ साथ परिपक्वता आती जाती है। जैसे कि 6 माह का बालक बैठना सीख जाता है, 10 से 12 माह का बालक चलना प्रारंभ कर लेता है, चलना सीख जाता है। तो देखिए जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, परिपक्वता आती जाती है। 6 माह का बालक बैठने लग जाता है, 10 से 12 माह का बालक खड़ा होना, चलना सीख जाता है। तो देखिए ये क्या होती है? इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर देखिए क्या बालक को बैठने के लिए, चलने के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ये स्वयं ही होती जाती है। तो देखिए यह विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो शरीर है वो अपने आप ही तैयार रहता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर बी रहेगा। नेक्स्ट,
विकास की गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों में विकास की गति समान होती है। विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता। विकास हमेशा एक ही गति में होता है। तो देखिए, विकास हमेशा एक गति में नहीं होता है। विकास की गति कभी ज़्यादा तो कभी कम होती रहती है। शैशवावस्था में बालक के विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते विकास धीमा हो जाता है। और फिर जो है किशोर अवस्था में बालक के विकास की गति तीव्र हो जाती है। तो विकास की गति एक नहीं होती है। लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं होता, तो ये भी गलत रहेगा। लड़कों की तुलना में लड़कियों का विकास थोड़ा सा तीव्र गति से होता है। जल्दी ही लड़कियां जो है चलना सीख लेती है, बोलना सीख लेती है लड़कों की तुलना में, तो ये भी गलत रहेगा। सभी बच्चों में विकास की गति समान होती है, तो बिल्कुल भी नहीं। बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो उनके विकास की गति भी क्या होगी? भिन्न होगी। विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नताएं, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, तो बिल्कुल सही बात है, विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। कोई बालक जो है 10 माह का चलना सीख जाता है, 8 से 9 माह का भी चलना सीख जाता है। और कोई बालक जो है 1 साल बाद भी चलना नहीं सीखता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। कोई बालक जल्दी बोलना सीख जाता है, और कोई बालक जो है वो धीरे धीरे उसको टाइम लगता है बोलने में। कोई बालक बहुत जल्दी सीख जाता है, किसी भी कार्य को, किसी काम को बहुत जल्दी कर लेता है। वहीं पर जो कुछ और दूसरे बालक है वो किसी काम को बहुत धीरे गति से करते हैं, धीमी गति से करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो देखिए, विकास की जो गति है वो भी क्या है? भिन्न है। किस कारण? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। उसकी बुद्धि भिन्न होती है, उसकी रुचि भिन्न होती है। तो ध्यान रखेंगे, विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या होती है? भिन्न होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, बालक के विकास में वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। विकास के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करता है, केवल भाषा पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बात किसकी हो रही है? वातावरण की। तो हमने बात कर ली थी कि बालक के विकास पर किसका? वंशानुक्रम का और वातावरण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो गलत रहेगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, गलत रहेगा। भाषा पर प्रभाव पड़ता है, गलत रहेगा। विकास के विभिन्न पक्ष यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक सभी पक्षों पर क्या है? विकास का, इसका पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे, विकास के जो विभिन्न पक्ष है इनको प्रभावित करता है कौन? वातावरण। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? सोचने के तरीके में परिवर्तन, ऊंचाई और वजन में वृद्धि, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, नैतिक समझ में परिवर्तन। तो देखिए, जो नैतिक समझ में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? गुणात्मक होगा। उसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। सामाजिक व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा? गुणात्मक होगा। उसको भी महसूस ही किया जा सकता है। सोचने के जो तरीके हैं, तरीकों के परिवर्तन को देखा नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। इसको भी क्या? महसूस किया जाता है। महसूस किया जाता है, तो ये भी कैसा होगा? गुणात्मक होगा। ऊंचाई और वजन में वृद्धि। देखिए, मात्रात्मक का मतलब होता है कि जिसको हम मात्रा में नाप सके, तोल सके। बच्चे की लंबाई हम ऊंचाई नाप सकते हैं, उसके वजन को नाप सकते हैं। तो मात्रात्मक परिवर्तन का उदाहरण रहेगा ऊंचाई और वजन में वृद्धि। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, समस्या समाधान की क्षमता में सुधार, शरीर का आकार बढ़ना। तो देखिए, हमने बात की है वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर के आकार में परिवर्तन होना या शरीर का आकार बढ़ना, ये सब क्या है? ये मात्रात्मक है। इसको हम क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। लेकिन जो समस्या समाधान की क्षमता है, किसी बालक के सामने कोई समस्या आई, पहले वो उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था, उसके पास जो है कम ज्ञान था, लेकिन
लास्ट बाद में धीरे धीरे वो समस्या का समाधान करना सीख गया, उसकी क्षमता जो है वो बढ़ गई। इसमें जो परिवर्तन हुआ है, जो सुधार आया है, उसको हम क्या देख सकते हैं, क्या हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं? नहीं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो फिर ये कैसा परिवर्तन होगा? गुणात्मक परिवर्तन होगा। तो ध्यान रखिए, गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? समस्या समाधान की क्षमता में सुधार। आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? सभी बच्चे बिल्कुल समान होते हैं, प्रत्येक बच्चे के विकास की गति और विशेषताएं अलग हो सकती है। केवल शारीरिक विकास अलग होता है, केवल बुद्धि में अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? व्यक्तिगत भिन्नता की, कि प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, उसके सोचने के तरीके, सीखने का जो है उसकी क्षमता भिन्न होती है, उसकी बुद्धि भिन्न होती है, उसकी जो है किसी भी विषय में रुचि भिन्न होती है। कोई बालक खेलना पसंद करता है तो कोई बालक पढ़ना पसंद करता है। तो प्रत्येक बालक जो है एक दूसरे से भिन्न होता है। प्रत्येक बच्चे के विकास की जो गति है, गति भी भिन्न रहेगी, विकास की गति भिन्न होती है। कोई बालक किसी जो है अधिगम जल्दी कर लेता है, लर्निंग जल्दी कर लेता है, और कोई बालक धीरे धीरे करता है। तो विकास की गति भी भिन्न रहेगी, विशेषताएं अलग हो सकती है। बिल्कुल सही आंसर हमारा रहेगा बी। बालक के विकास में खेल का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन के लिए, केवल शारीरिक विकास में, विकास के अनेक पक्षों में सहायता करता है, या फिर पढ़ाई में बाधा है? तो देखिए, विकास जो खेल है वो पढ़ाई में बाधा तो नहीं हम इसको कहेंगे। केवल और केवल शारीरिक विकास में ये सहायक होता है, इसका महत्व होता है, ये भी नहीं। केवल मनोरंजन के लिए खेलते हैं, ये भी नहीं। तो विकास क्या, जो खेल है वो विकास के अनेक पक्षों में क्या करता है? सहायता करता है। विकास के विभिन्न पक्ष है, क्षेत्र है, हमने बात कर ली है। शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। तो देखिए, विकास के जितने भी क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र है, जो उनमें जो है खेल क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ये तो हम सभी को मालूम है कि बालक का खेलने से क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, साथ साथ बालक को मानसिक संतुष्टि मिलती है खेल से। अगर आपने देखा होगा कभी भी कोई तनाव हो रहा है, तनाव की स्थिति में है हम, और कोई खेल खेलने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो जो तनाव है वो कम होने लग जाता है, मानसिक जो है संतुष्टि मिलती है खेल के माध्यम से। साथ में ही बालक का जो है सामाजिक विकास होता है। देखिए, खेल जो है, बच्चे खेल में नियम होते हैं, खेल के भी नियम होते हैं, और जब बालक खेल के नियम को मानता है तो जो समाज के नियम है उनको भी मानना जो है वो शुरू कर देता है, उनका भी जो है सम्मान करना शुरू कर देता है। साथ में ही विभिन्न बालकों के साथ मिलकर खेल खेलता है, तो सहयोग की भावना का उसमें विकास होता है। साथ में ही टीम वर्क करना सीखता है, विभिन्न बच्चों के साथ खेलते खेलते वो टीम वर्क करना सीख लेता है, टीम वर्क जो है वो करना सीख लेता है। तो देखिए, जो खेल है वो बालक के विकास के जो विभिन्न क्षेत्र है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, विभिन्न जो पक्ष है उनमें जो है सहायक होता है, महत्व होता है, सहायता प्रदान करता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी। विकास के अनेक पक्षों में जो खेल है वो सहायता देता है। तो आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? विकास केवल विद्यालय में होता है, विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, विकास केवल किशोर अवस्था में होता है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। तो विकास केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हमने बात कर ली है विकास के क्षेत्रों की। विकास में किस में होता है? शरीर में होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो विकास के विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो है परिवर्तन होता है। तो विकास केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन है तो गलत रहेगा। विकास केवल किशोर अवस्था में होता है, बिल्कुल नहीं। विकास केवल विद्यालय में होता है, ये भी नहीं। तो विकास कैसे होता है? विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही। विकास कब से? गर्भावस्था से।
गर्भावस्था से ही प्रारंभ होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तभी से विकास प्रारंभ हो जाता है, और कब से कब तक, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, बालक के विकास को समझने के लिए शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? सभी बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए, केवल तेज विद्यार्थियों पर ही ध्यान देना चाहिए, केवल परीक्षा परिणाम देखना चाहिए। तो क्या शिक्षक को केवल और केवल परीक्षा परिणाम देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या केवल जो तीव्र बुद्धि वाले बालक है, तेज बुद्धि के बालक है, उन पर ही ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है, उनकी सीखने की, समझने की क्षमता भिन्न होती है, उनमें बुद्धि जो है भिन्न होती है। तो बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना चाहिए। बच्चों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको जो है शिक्षक को समझना चाहिए, और बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर मल्टीपल मेथड का यूज करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, वंशानुक्रम हेरिडिटी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जन्मजात विशेषताओं से, केवल विद्यालय शिक्षा से, केवल सामाजिक वातावरण से, या फिर केवल मित्र समूह से? तो बात किसकी हो रही है? वंशानुक्रम की। तो ये रहेगी जन्मजात विशेषताओं से संबंधित है। ये कौन सी विशेषता है जो हमें किससे मिलती है? अपने माता पिता से मिलती है। माता पिता, दादा दादी, साथ में ही नाना नानी से प्राप्त होती है, उनको हम क्या कहेंगे? जन्मजात विशेषताएं कहते हैं, जो वंशानुक्रम के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट, वृद्धि और विकास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? वृद्धि और विकास दोनों केवल शारीरिक परिवर्तन है। वृद्धि सीमित हो सकती है, जबकि विकास व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है। विकास का वातावरण से कोई संबंध नहीं है। सभी बच्चों का विकास समान होता है। तो देखिए, प्रत्येक बालक जब एक दूसरे से भिन्न होता है तो इनका विकास समान कैसे होगा? तो ये गलत रहेगा। विकास का वातावरण से कोई संबंध नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि विकास पर वातावरण और वंशानुकरण का प्रभाव पड़ता है। तो ये भी गलत रहेगा। वृद्धि और विकास दोनों केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। शारीरिक के साथ कौन सा आ जाएगा? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। तो देखिए, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, साथ में ही परिवर्तन होते हैं मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? बी रहेगा। वृद्धि सीमित हो सकती है, जबकि विकास व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, वृद्धि का क्षेत्र क्या है? सीमित है, क्योंकि वृद्धि किस में होती है? शरीर में होती है। जबकि विकास किस में होता है? विकास शरीर में। जो वृद्धि है वो भी किसका हिस्सा है? विकास का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि किसका हिस्सा है? विकास का हिस्सा है। तो वृद्धि क्या है? सीमित है, छोटा हिस्सा है इसका। जबकि विकास में क्या क्या शामिल है? शरीर शामिल है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? व्यापक प्रक्रिया है। विकास व्यापक प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि क्या है? सीमित है। विकास का क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है। साथ में ही जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, वृद्धि जो है एक समय, निश्चित समय पर रुक जाती है। शरीर जो है बढ़ना बंद कर देता है, वृद्धि जो है रुक जाती है एक निश्चित समय पर। जबकि विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो ये आंसर हमारा सही रहेगा। वृद्धि सीमित हो सकती है, जबकि विकास व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी।
तो देखिए ये थी आज की हमारी क्वेश्चंस की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ।